शब कदर और महमद की तारीख पर उबूर रखने वाले निजात खान महमद की आर्टिकल से आज शब कदर की तारीख बारे सुनते हैं। तो दोस्तों, शंकरगढ़ जिसको आजकल शब कदर के नाम से याद किया जाता है, इसकी तारीख 200 साल से जायद अरसे पर मुश्तमिल है। लेकिन इस 200 साला तारीख के बयान करने में भी कुछ दर्द-गोई शामिल की गई है और कुछ हकायक पर्दापाश होने से कासिर रह गए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि यहाँ के किसी मकामी शख्सियात ने शब कदर की तारीख पर शुरू में लिखने की कोई ज़ख्मत की ना इनकी इस तरफ तवज्जो रही, बल्कि इसके बरक्स दीगर इलाकों के लोगों ने इसके बारे में लिखा जिनको इतना इल्म शब कदर के बारे में नहीं था, बल्कि कुछ तारीखी किताबों से मवाद इकट्ठा करके शब कदर की तारीख पेश की गई। नहले पे दहला ये के बाद में मकामी लिखारियों और अदीबों ने कुछ ज़मीनी हकायक शामिल करके वही पुरानी तहारीर से इस्तिफादा हासिल करते हुए वही सब कुछ लिखा। दूसरी बात, शब कदर के बारे में जिन मकामी लोगों ने लिखा तो इनका भी ख्याल इस तरफ बहुत दीरत से आया। जो लोग सिख और अंग्रेज के वक्त यहाँ आबाद थी वो एक सदी पहले चल बसे, मगर इनकी तरफ से सीना बा सीना चली आ रही रवायात भी अब मुकम्मल मुस्तनद नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी तरफ से कुछ मन घड़त कहानियां उन रवायात के साथ शामिल करके पेश की गई हैं। तारीखी और जोग्राफियाई हवालों से अगर उस इलाका पर नजर दौड़ाई जाए तो शब कदर के ज़ेरी इलाका दोआबा में गिग्यानी कबीला आबाद था, जबकि मगरिब की तरफ पहाड़ों में मेमंद कबीला। उन कबाइल की आबादकारी कुछ इस तरह हुई कि जब मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के चचा अवलग बेग काबुल पर 15वीं सदी के शुरू में काबिज हुए और पख्तूनों का बहुत कत्ल आम किया, खास तौर पर यूसुफ जई कबीला की, तो यहाँ से पख्तून मुगल दुश्मनी की बुनियाद बन गई। मुगलों के साथ लड़ाइयां लड़ने के बाद पख्तून हिंदुस्तान के मशरकी हिस्सा यानी पेशावर के कुर्ब वजवार में हिजरत करने लगे। इसी असना महमद और गिग्यानी कबाइल ने भी हिजरत की। यूसुफजाई की गिग्यानियों से बहुत इख्तिलाफात थे। असली गिग्यानियों को चासद्दा के इलाका दोआबा में रहाइश पर मजबूर किया, जबकि महमद उनसे आगे अफगान बॉर्डर से दोआबा तक महदूद हो गए। यहाँ की सबसे पुराने देहातों में मट्टा शामिल है। यहाँ पहले यूसुफजई आबाद थे, जिनमें इनके बड़े चीफ मुख गजू खान और मलिक अहमद खान शामिल थे, मगर गिग्यानियों के दीगर शाखों की यहाँ आमद के बाद इनके चीफ मालिक मुगल भी यूसुफजाइयों की इजाजत से यहाँ रहाइश पजीर हुए। गिग्यानियों के दीगर खानदान मंदोजई, मीरोजई, नुसरत जई, हसन जई और मूसा जई दोआबा में अलग अलग इलाकों में आबाद हुए, जबकि इनकी दूसरी शाख मुगल खेल और इनका चीफ मुख हमजा मट्टा में आबाद हुए। इस वजह से ये मट्टा मुगल खेल के नाम से यादुका जाने लगा। मलिक हमजा के दीगर भाई रुस्तम, शरीफ खान और अहमद खान भी यहाँ आबाद हुए। शेख मिली ने बाद में मट्टा को पिटवार के दो हिस्सों हमजा खेल और रुस्तम खेल में तकसीम किया। मुगल हुक्मरान अकबर बादशाह के दौर में यूसुफजाइयों ने अपने इत्तेहादी और मुगलों के मुखालिफ महमद को यहाँ का पंजपाओ का इलाका दिया। पंजपा यूसुफजाइयों की एक छोटी शाख है जो यहाँ आबाद थे। बाद में ये लोग सवाबी के टोपी के इलाका में चले गए। अब मुगल और अफगान हुकूमतों की एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिनमें हर कबीला ने किसी न किसी हुकूमत का साथ देना होता था। यहाँ गिग्यानी मुगलों के तो महमद अफगानियों के हमनवा थे। इस बनाप्राब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की एक किस्म की हद मालूम हो गई। चूंकि दोआबा और मोमंद के दरमिया इलाका शब कदर एक गैराबाद और बंजर जमीन थी, इस वजह से इस तरफ दोनों कबीलों की तवज्जो नहीं गई। लेकिन 1763 में सरहिंद के अकबर नजीम खान मोमंद शहीद हुए, मगर उससे पहले इसने गालिबन 1750 के लगभग मीरसीद कामिल शाह अलमारूफ अखून जफर बाबा को लूर मोमंद, हलीम जई और तर्कजई का मनसबदार मुकर्रर करके अपनी बेटी भी इनको ब्याह की। इस दौरान सिख पेशावर पर काबिज हुए, लेकिन सिखों से लड़ने के लिए मोमंद और आफरीदी कबाइल लश्करों की शक्ल में हमला आवर हुआ करते थे। इन कबाइल की पेशावर और सिखों पर लश्कर कशी को रोकने के लिए सिखों ने पेशावर के इर्द गिर्द कुछ कल तामीर करना शुरू किए। आफरीदियों का रास्ता रोकने के लिए जमरूद में एक कला तामीर किया, जबकि महमद कबाइल का रास्ता बंद करने के लिए यहाँ दोआबा और मोमंद बॉर्डर के दरमियानी जगह पर एक कला तामीर करने का इरादा किया गया। इसके अलावा कोहाट की तरफ से हिफाजत के तौर पर भी एक कला तामीर किया गया। कला की तामीर रंजीत सिंह के हुक्म पर शरीफ कोरोना के टीलों पर एक कला की तामीर सन 1835 में शुरू की गई। तामीराती काम एक हिंदू आर्किटेक्ट तोताराम के सुपुर्द किया गया। तोताराम बहुत कलील अरसा में एक खूबसूरत और स्ट्रेटेजिक नुक्ताए नजर से बहुत बड़ा कला सन 1837 तक तामीर करने में कामयाब हुए। कहा जाता है कि तोताराम के यहाँ इस वक्त एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इसने शंकरदास रख दिया और इसी तरह इस कला का नाम भी शंकरगढ़ पड़ गया। लेकिन यहाँ के कुछ बहुत पुराने खानदानों के लोगों में से कुछ की कियास आराई इस कला के नाम के बारे है कि शायद यहाँ एक मंदिर शंकर के नाम से पहले से मौजूद थे, इसलिए इस कला का नाम भी शंकरगढ़ मंदिर का कला पुकारा जाने लगा, जो बाद में सिर्फ शंकरगढ़ कला के नाम से यादुका जाने लगा। अपने कुर्ब वजवार में गैर मुस्लिमों को देखकर पंजपाओं गांव के हलीम जई और अखुनजादा खानदान ने सिखों को तंग करना शुरू किया। अंग्रेजों की तारीख में यहाँ नूरगिल हलीम जई का जिक्र किया गया है, जो एक काबिल कदर शहिस्त थे और पंजपाओं देहात के लोगों की रहनुमाई करता था। नूरगिल हलीम जई ने सिख कला पर हमला किया, लेकिन सिखों ने अपना दिफा किया।
چونکہ پنجپاؤ کے مکین بہت قلیل تعداد میں تھے، اس لیے 1838 میں سردار تیج سنگھ نے پانجپاؤ پر فوج چڑھائی کر دی۔ سکھوں نے اس گاؤں کو ملیامیٹ کر دیا۔ یہاں اخونزادہ خاندان کے ایک فرد کا کہنا ہے کہ ہاتھیوں کی درس والی مسجد کو مسمار کرنے ہاتھیوں کو آگے کیا جاتا تو ہاتھی آگے کی بجائے پیچھے ہٹتے تھے۔ 1840 کا حملہ۔ اب جب مومند قبائل کو علم ہوا کہ سکھ ہماری سرحد کے بہت قریب آ گئے اور پھر اندر آ کر ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو مومند قوم نے سکھوں کو سبق سکھانے کا عزم کر لیا۔ اس وقت افغان حکومت کی طرف سے مومند قبائل کو بھرپور تعاون حاصل تھی۔ اس دوران افغانستان میں امیر دوست محمد خان کی حکومت قائم ہوئی، جس میں لال پورہ کے خان سعادت خان مہمند نے ان کی بھرپور حمایت کی تھی، اس لیے سعادت خان کو امیر دوست محمد خان کی طرف سے وظیفہ اور بہت مراعات بھی مل رہے تھے۔ سعادت خان نے سن 1840 کے اواخر میں مومند قوم کا لشکر اکٹھا کر کے شنکر گڑھ قلعہ پر دعویٰ بولنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ لشکر کئی دنوں کی سفر کر کے براستہ پنڈیلی اور میاں پٹے سے ہوتے ہوئے موجودہ مٹا وارد ہوئے۔ مہمند لشکر کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہلے سے آباد پانجپاؤں کے حلیم زئی اور اخون ظفر مرحوم کے پیروکار بھی مہمند لشکر میں شامل ہوئے، جبکہ مٹا کے سکندر خان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ سکندر خان اس کے بعد بھی کچھ مہمات میں مومند لشکر کا ساتھ دیا کرتا تھا، مگر بعد میں انگریز نے ان کو رام کر دیا۔ مومند لشکر نے سن 1840 کے دسمبر میں شنکر گڑھ قلعہ پر بھرپور حملہ کر دیا۔ حملہ میں سکھ فوج کا بہت جانی و مالی نقصان ہوا اور قلعہ کا دروازہ توڑ کر لشکر اندر بھی داخل ہوئے۔ دکانوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اس ڈر سے کہ پیشاور سے سکھ کے لیے کہیں تازہ کامک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے لشکر واپس ہونے لگی۔ اس نقصان کے بعد رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے تحقیقات کے لیے ایک فرانسیسی جنرل ونچورہ کو مقرر کر دیا۔ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ اور فرانسیسی جنرل جین باپٹسٹ ونچورہ اس بات پر پہنچے کہ سارا نقصان دروازہ کی وجہ سے ہوا، اگر دروازہ مضبوط ہوتا تو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس فیصلہ کے بعد ولو لکڑی سے بنے اس دروازہ کو 100 سال کے لیے زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا گیا۔ دروازہ کو قلعہ کے اندر ایک واچ ٹاور کے ساتھ زنجیروں سے باندھا گیا۔ یہ دروازہ اب بھی 182 سال ہوئے جوں کا توں قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ سینہ با سینہ چلی آئی ایک روایت یہاں یہ بھی مشہور تھی کہ کمزور دروازہ بنانے پر توتارام آرکیٹیکٹ کے ہاتھ بھی کاٹے گئے۔ یہاں سکھ تقریباً 1845 تک حکمران رہے، مگر انگریز کی آمد کے بعد یہ قلعہ انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ انگریز کی آمد کے بعد بھی مومند قبائل یہاں پر حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد مومند قبائل نے باقاعدہ اس قلعہ پر اپنے حملے شروع کیے۔ اب مومند سرحد پر جب انگریز نے اپنے پنجے اڑ تو سعادت خان مومند نے انگریز سے ایک لمبا عرصہ کے لیے نبرد آزمائی کا عزم کر لیا، کیونکہ انگریز نے پہلی انگلو افغان وار 1841-42 میں افغانستان کے امیر دوست محمد خان کو بہت نقصان پہنچایا تھا، جبکہ دوسری طرف امیر افغانستان دوست محمد خان کے بیٹے اور ولی عہد امیر شیر علی خان کے ساتھ سعادت خان مومند کی بیٹی کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اس رشتہ اور دوستی کو نبھانے کے لیے سعادت خان نے 1850 سے 1860 تک مسلسل شب قدر اور پشاور میں انگریز کو بہت جانی و مالی نقصان